बेनज़ीर भुट्टो हमारी हीरोइन हैं। हमारी लड़कियां उन्हें रोल मॉडल मानती हैं, लेकिन बेनज़ीर वही औरत हैं जिन्होंने सारी दुनिया के मर्दों को छोड़कर आसिफ अली ज़रदारी को अपना शौहर बनाया। बेनज़ीर को ज़रदारी साहब में ऐसी क्या खूबी नज़र आई होगी जो आज तक सारे पाकिस्तान में किसी को नज़र नहीं आई। आइए बेनज़ीर की पूरी ज़िंदगी पर एक नज़र दौड़ाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो किसी भी इस्लामी मुल्क की पहली फीमेल हेड ऑफ स्टेट हैं और इन्होंने बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव ले रखे हैं। इनकी कहानी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये कहानी शुरू होती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो दी ओरिजिनल भुट्टो, वही भुट्टो जो आज भी जिंदा है। ये पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं। भुट्टो साहब एक ज़बरदस्त सियासतदान थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और लिंकन इन में पढ़ते रहे। सियासत में आने पर शुरू में वो माशाल्लाह के ज़बरदस्त हामी रहे, फिर शदीद मुखालफत की। इन्हीं पर मुल्क तोड़ने का इल्ज़ाम भी है, लेकिन कायदे वाम भी हैं। सियासत में जज्बात को उभारना भुट्टो साहब ने ही पाकिस्तान में शुरू किया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। भुट्टो साहब एक बहुत मज़े का कैरेक्टर हैं। हम इनकी ज़िंदगी पे बायोग्राफी भी बना रहे हैं, मगर इस वक्त बात इतनी सी है कि भुट्टो साहब एक बहुत ही पॉपुलर सियासतदान थे और इनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा जनरल ज़ियाउल हक ने। जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत में ही भुट्टो साहब पर कत्ल का एक मुकदमा भी चला, जिसकी सज़ा में उनको फांसी हुई। जनरल ज़ियाउल हक की ज़िंदगी पर भी हमने एक बायोग्राफी बनाई है। अगर देखना चाहें तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आइए चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर। जब भुट्टो साहब को फांसी हुई तो उस वक्त भुट्टो साहब के बेटे बेनज़ीर के भाई यानी मुर्तज़ा भुट्टो ज़िया हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक भी चला रहे थे, जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी करती थी। इस तहरीक का नाम था अज़-जुल्फ़िकार। उसी ऑर्गेनाइजेशन ने PIA का वो जहाज़ भी हाईजैक किया था जो आज चबुर्जी लाहौर में खड़ा है। मुर्तज़ा भुट्टो अपनी जगह पर पॉपुलर हो रहे थे और दूसरी तरफ बेनज़ीर को ज़िया हुकूमत ने नज़रबंद कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो भी पॉपुलर हो रही थी। और आखिरकार 1984 में जब बेनज़ीर को रिहाई मिली तो मुल्क से चली गई। अपने वालिद की तरह बेनज़ीर दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की ग्रेजुएट थीं। वो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में पढ़ती रही थी, इसलिए डिप्लोमेटिक डीलिंग्स भी अच्छी तरह जानती थीं। पाकिस्तान से बाहर रहते हुए भी बेनज़ीर पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी। 1986 में जब बेनज़ीर मुल्क वापस आई तो लाहौर में उनका इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ कि आज भी उसकी मिसालें दी जाती हैं। इस इस्तकबाल के बाद ये वाज़े हो गया कि मुल्क की अगली वज़ीर आज़म बेनज़ीर है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 1988 में जब जनरल ज़िया का तैयारा तबाह हुआ तो उसके बाद होने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। पाकिस्तान दुनिया के पहले ममालिक में से है जिन्होंने एक फ़ीमेल हेड ऑफ स्टेट सेलेक्ट की, जबकि अमेरिका आज तक ऐसा नहीं कर सका। इलेक्शन से पहले बेनज़ीर को मशवरा दिया गया कि आप शादी कर लें। एक नौजवान लड़की की बजाय एक शादीशुदा औरत ज़्यादा बुर्दबार, ज़हीन और अवाम से जुड़ी हुई लगेगी, इसलिए वोट लेने में आसानी रहेगी। और बेनज़ीर राज़ी भी हो गई। बेनज़ीर ने फैसला किया कि वो अरेंज मैरिज करेंगी और फिर उनकी वालदा ने सिलेक्ट किया हाकिम अली ज़रदारी का लड़का आसिफ अली ज़रदारी। ये हाकिम अली ज़रदारी साहब वही हैं जिन्होंने एक बार कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पागल का बच्चा कह दिया था। इस वाक़े की पूरी तफसील हमने अपने बांग्लादेश वाली वीडियो में दे रखी है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आसिफ अली ज़रदारी साहब कोई स्पेशल ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं रखते थे। रिकॉर्ड पर है कि ज़रदारी साहब जब कराची ग्रामर स्कूल में पढ़ते थे तो फेल हो गए थे, और ज़रदारी साहब की लंदन की तालीम का पूरा रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। बज़ाहिर लगता है कि लंदन की तालीम का सिर्फ ड्रामा ही है। ज़रदारी साहब के तो और भी बहुत से किस्से मशहूर हैं, मगर तफसील नहीं बताता क्योंकि बहरहाल इनका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो सवाल ये था
कि बेनज़ीर जो कि आने वाले वक्त की वज़ीर आज़म थी, उनसे शादी करने के लिए तो पाकिस्तान का कोई भी जवान बल्कि दुनिया का कोई भी जवान राज़ी होता, तो फिर आसिफ अली ज़रदारी ही क्यों। खैर शादी हो गई। शादी क्या थी, सियासी रैली थी, 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की, बहुत सारी हवाई फायरिंग भी हुई, एक शख्स की जान चली गई और बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए। बेनज़ीर ने शादी पर कांच की चूड़ियाँ पहनी, सोने का जेवर बिल्कुल नहीं पहना क्योंकि वो शो ऑफ नहीं करना चाहती थी। और शादी के बाद भी उन्होंने अपने वालिद का नाम नहीं छोड़ा, बेनज़ीर भुट्टो ही रहीं, बेनज़ीर ज़रदारी नहीं बनी। 1988 में बेनज़ीर वज़ीर आज़म तो बन गई मगर पंजाब में अपनी हुकूमत नहीं बना सकें और फौज और ब्यूरोक्रेसी में भी पीपल्स पार्टी की कोई सपोर्ट नहीं थी। क्यों? क्योंकि ज़िया दौर में पीपल्स पार्टी की बाकियात को चुन चुन कर ख़त्म किया गया था। बेनज़ीर का पहला दौर तो हालात संभालते संभालते ही निकल गया। एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ ने बेनज़ीर की नाक में दम किए रखा, तो दूसरी तरफ फौज और ब्यूरोक्रेसी के कुछ हिस्से बेनज़ीर को पाकिस्तान का वफादार नहीं समझते थे। जब सारे ही आपके पीछे पड़ जाएं तो हुकूमत क्या चलेगी। तकरीबन 2 साल में ही हुकूमत टूट गई। ISI का ऑपरेशन मिडनाइट जकाल काफ़ी मशहूर है, जिसमें सियासतदानों को ना सिर्फ रिश्वत दी गई बल्कि उसके अलावा भी बताया गया कि अगर आप पीपल्स पार्टी का साथ देंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अब ये बातें ISI के साबिक चीफ कर चुके हैं, तो इसलिए ये सारी बातें रिकॉर्ड का हिस्सा भी हैं। खैर हुकूमत टूट गई। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा कि 11 साल जनरल ज़िया की हुकूमत के बाद जमहूरी और लिबरल हुकूमत आने की वजह से PTV पर डांस दिखाने की पाबंदी ख़त्म हो गई। फिल्म और TV इंडस्ट्री को भी लगा कि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। 1993 में बेनज़ीर एक बार फिर इलेक्शन जीती। इस बार वो बहुत मैच्योर हो चुकी थी, अपनी पूरी पार्टी को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर चुकी थी और हालात के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। लेकिन एक बार फिर आसिफ अली ज़रदारी ने बेनज़ीर का बेड़ा गर्क कर दिया। करप्शन इतनी की कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के करप्शन वाले ममालिक की लिस्ट में पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। हर हुकूमती महकमे में मेरिट के बगैर भर्तियां की गईं। यही वक्त था जब PIA और रेलवे वगैरह पूरी तरह तबाह हो गए। ज़रदारी साहब को मिस्टर 10% का नाम मिला, यानी कि ज़रदारी साहब को 10% हिस्सा दे दो और जो चाहे करवा लो। इसी दौर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोने की कान रेकोडिक बिक गई और किसी को कानो कान खबर तक न हुई। पाकिस्तान के अजायब घरों से बहुत से नवादरात गायब हो गए। इसी दौर में बेनज़ीर के भाई मुर्तज़ा भुट्टो को गोलियां मारकर कत्ल भी कर दिया गया। तब से बेनज़ीर की भांजी मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो चीख चीख कर कह रही है कि आसिफ ज़रदारी ने मेरे बाप का कत्ल किया। लेकिन मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल की तहकीकात आज तक नहीं हो सकी और ये बेनज़ीर पर लगने वाले तमाम इल्ज़ामात में से एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम है कि जो औरत वज़ीर आज़म होते हुए अपने भाई के कत्ल की तहकीकात ना करा सके तो वो फिर। ज़रदारी साहब के बारे में तो और भी ऐसी बहुत सी भयानक बातें मशहूर हैं जिनका हम जिक्र इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास उनके सबूत मौजूद नहीं, और वैसे भी ऐसी बातों के सबूत हों भी तो भी नहीं करनी चाहिए। खैर आखिर नतीजा ये निकला कि 3 साल बाद बेनज़ीर के ही लाए हुए सदर फ़रूक लगारी ने उनकी हुकूमत तोड़ दी और जिस वक्त बेनज़ीर की हुकूमत तोड़ी गई उस वक्त मुल्की ख़जाने में सिर्फ 17 दिन के पैसे रह गए हुए थे, बाकी पूरा ख़जाना खाली हो चुका था। और दूसरी दफ़ा की परफॉर्मेंस ऐसी निकली कि 1997 के इलेक्शन में नवाज शरीफ 90% सीटें जीत गए और ऐसा लगा कि पीपल्स पार्टी तो तबाह हो गई। लेकिन खैर ये पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है कि करप्ट लोगों के लिए हमेशा जगह बन ही जाती है। इलेक्शन में इतनी बड़ी शिकस्त के बाद बेनज़ीर खुद ही मुल्क से चली गई। 1999 में मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया और 2000 में नवाज शरीफ भी मुल्क से चले गए। मुशर्रफ साहब सुकून से हुकूमत करते रहे, लेकिन वक्त के साथ साथ अपनी ही बनाई हुई मुस्लिम लीग काफ से तंग आने लगे। जाहिर है नवाज शरीफ से तो वो तंग थे ही, तो उन्हें बेनज़ीर की याद आने लगी। बेनज़ीर ने डील तो की लेकिन सिर्फ अपनी नहीं, साथ ही नवाज शरीफ की वापसी की राह भी खुलवा ली। और इस बात को आज भी जमहूरियत की मिसाल समझा जाता है कि अपने ओपोनेंट की वापसी भी करवा ली। 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर ने कराची में 9 साल के बाद वापसी की। ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया, लेकिन उस इस्तकबाल में एक बम धमाका भी शामिल था। कारसाज के मकाम से जब जलूस गुजर रहा था तो एक बम धमाका हुआ। शदीद रश में धमाका होने की वजह से 200 के करीब लोग मारे गए और 500 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद भी बेनज़ीर के हौसले बुलंद थे। शायद उनका मानना ये था कि जब तक उनका वक्त नहीं आया उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता, मगर उनका वक्त आ चुका था।
कारसाज के धमाके के सिर्फ 2 महीने बाद 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में लियाकत बाग के मकाम पर बेनज़ीर का एक जलसा था। ये वही मकाम है जहां पर पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को एक अफ़गान शाहरी ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था और इसी मकाम पर बेनज़ीर की वफ़ात भी हुई। अपनी तकरीर ख़त्म करने के बाद जब वो अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो रही थी तो कारकुनों को वेव करने के लिए वो सनरूफ से बाहर निकल आईं और कातिल को मौका मिल गया। पहले इन पर फायर किए गए और फिर धमाका हुआ। हम सबको वो दिन याद है, वो वक्त याद है जब बेनज़ीर का कत्ल हुआ, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो सफ़र कर रहे थे, क्योंकि सारों के सफ़र बहुत मुश्किल हो गए थे। पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुन सड़कों पर निकल आए थे और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने का ख़तरा था, मगर पीपल्स पार्टी के लीडर्स ने बात बिगड़ने ना दी। बेनज़ीर के कत्ल के पीछे कौन था? भाई बहुत मुश्किल सवाल है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? भाई ज़रदारी साहब सदर बन गए, हो सकता है मुशर्रफ साहब ने ही बीबी का कत्ल करवाया हो। क्यों? क्योंकि बीबी मुशर्रफ की स्टूज नहीं बनी। और हो सकता है मजहबी इंतहा पसंदों ने ही बीबी को मरवा दिया हो, क्योंकि बेनज़ीर ज़रा लिबरल माइंडसेट रखती थी। और आखिर में ये भी देख लेते हैं कि बेनज़ीर की याद कैसी होनी चाहिए। बेनज़ीर को वोट इसलिए नहीं मिले थे कि वो बेनज़ीर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो भुट्टो की बेटी थी। बेनज़ीर जब दोनों बार वज़ीर आज़म बनी तो उनकी हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात लगते रहे, जो कि बाद में अक्सर सच भी साबित हुए। जिनमें से सबसे बड़ा ये कि वो अपने शौहर आसिफ अली ज़रदारी को करप्शन से नहीं रोक सकीं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बेनज़ीर की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल रही। वालिद को फांसी लगाया गया, खुद उनको जेल काटनी पड़ी और नवाज शरीफ ने भी उनको तंग करने में कोई ख़ास कसर नहीं छोड़ी। और फिर जब मुशर्रफ दौर में हालात बेहतर होने लगे तो बेनज़ीर साहिबा को कत्ल कर दिया गया। बेनज़ीर एक बहुत मजबूत लीडर थी, बहुत शदीद गम भी उन्हें तोड़ नहीं सके, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो कोई मसीहा थी। उनके दौरे हुकूमत ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। वो एक बहुत बाहिम्मत और साबित कदम खातून थी, मगर अगर हम में से कोई उनमें इससे ज़्यादा खूबियाँ तलाश करता है तो वो बहुत गलती करता है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।